जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? माय लाइफ स्टोरीज़ में आप सबका स्वागत है। इन दिनों में मैं एक बच्ची की 28 साल के जीवन की जो स्टोरी है वो मैं आप सबसे साझा कर रही हूँ। वो बच्ची किसी से अपने मन की बात साझा कर नहीं पा रही है और 28 साल से वो बच्ची संघर्ष देख रही है। तो उस बच्ची को ध्यान में रखते हुए ही ये मैंने यूट्यूब चैनल डाउनलोड किया है, चैनल बनाया है माय लाइफ स्टोरीज़, ताकि उस बच्ची को एक जीने की नई राह दिखाई दे। वो किसी से सहायता नहीं मांग रही, वो फेमस नहीं होना चाहती, बस समाज में ये दौर ख़त्म हो जाए जो अन्याय का है। समाज में घर में जो सबसे छोटा बेटा होता है उसको कोई अधिकार नहीं दिया जाता। तुम घर में सबसे छोटे हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। घर में सबसे छोटी बहू को भी अधिकार नहीं दिया जाता। उम्र में वो चाहे कितने भी बड़े आगे बढ़ जाए, पर उनका पद वो हमेशा छोटों वाला ही रहता है अधिकार के मामले में। तो ये समाज में क्यों? जब एक पिता की 3 संतान है, 4 संतान है या 5 संतान है, जब पिता ने भेदभाव नहीं किया तो भाई बहन आपस में कैसे भेदभाव करते हैं? बड़ों का आदर करना सबका कर्तव्य बनता है, तो छोटों को प्यार देना भी सबका कर्तव्य बनता है। कहते हैं ना कि छोटों को यदि आप प्यार दोगे तो बड़ों का आदर होगा। तो कुछ बातें ऐसी ही हैं। सबसे पहले उस बच्ची के परिवार में, ससुराल में जो सदस्य थे उनके बारे में मैं आपको अच्छे से जानकारी दे देती हूँ। उस बच्ची के 2 जेठ थे, एक ननद थी, सास ससुर थे और एक उसके बच्ची के हस्बैंड थे। दादी सास थी, दादा ससुर थे, साथ में दादी सास की देवरानी रहती थी। बड़ा परिवार था। अभी एट प्रेजेंट उसके सास ससुर एक्सपायर हो चुके हैं, बच्ची के दादी सास एक्सपायर हो चुकी हैं, दादी सास की जो देवरानी थी वो भी एक्सपायर हो चुकी हैं। बाकी ब्रदर्स की फैमिली या पिता का जो परिवार था वो ईश्वर की कृपा से सब सही सलामत है। तो ये बच्ची की कहानी आज अभी वापस शुरू करते हैं। कुछ गलती हो जाए तो फिर से क्षमा चाहती हूँ। प्रोफेशनल नहीं हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और अपनी उस बच्ची की बात रखने का एक प्रयास कर रही हूँ। उस बच्ची का जीवन कुछ ऐसा था। शादी होती है, धीरे धीरे वो ससुराल के रंग में ढलने का एक प्रयास करती है। माता पिता की जो रोक टोक होती है, जो सास की रोक टोक होती है, जो जेठानी की रोक टोक होती है, उससे वो बच्ची कुछ ना कुछ सीखना शुरू करती है। ऐसा नहीं है कि काम के लिए रोकना टोकना कुछ गलत है, क्योंकि माँ चाहे मायके की हो चाहे ससुराल की हो, वो हमेशा अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाती है। ये उस बच्ची के साथ जब ये हुआ कि उसको उसके पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला और उससे कभी कुछ काम नहीं करवाया, तो उस बच्ची को जीवन में वो सीख मिली। जहाँ भी वो बेटी को देखती है, किसी के भी आंगन में बेटी को खेलते कूदते देखती है, तो उनको सबसे पहले वो सलाह देती है कि आप अपनी बच्ची को काम ज़रूर सिखाइएगा, कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर सिखाइएगा, ताकि बच्ची को आगे जाकर ससुराल में कुछ सुनना ना पड़े, कुछ सहन करना ना पड़े। लाड प्यार अपनी जगह है, पर बच्ची को सब कुछ आना चाहिए। ये उस बच्ची ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। और पिता का प्यार उसके लिए इतना था कि कभी बस बच्ची के हाथ मैले ना हो जाए, हर पिता को होता है। कहानी को शुरू करते हैं आगे। उस बच्ची को धीरे धीरे रोका जाता है, टोका जाता है, क्योंकि बच्ची को कपड़े पहनने का सलीका भी नहीं था। उसको राजस्थानी ड्रेस नहीं पहनना आता था। उसकी सास उसको कपड़े अच्छे से पहनाती थी, कभी उसकी जेठानी करती थी। घर का काम नॉर्मल एक बच्ची जितना कर सकती है, साफ़ सफाई खाना बनाना कर लेती थी, पर कुछ अच्छा कहें तो बच्ची को नहीं आता था।
कपड़े धोने नहीं आते थे। तो बहुत कुछ उस बच्ची में कमियां थी। तो उन कमियों को सुधारने के लिए उसके मदर इन लॉ ने उसको बच्ची को रोकना टोकना शुरू किया। कभी बच्ची के आंसू निकल जाते थे, क्योंकि रोकना टोकना एक अच्छी बात है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है हमारे बच्चे, हमारे बेटा बहू या बेटी सब सीखे। पर वो रोक टोक में जब माँ का नाम आता है कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तो वो बेटी को कहीं ना कहीं तकलीफ़ देता है। तुम्हारे पिता ने सिखाया नहीं तुम्हें कुछ, सिर्फ मेकअप करना सिखाया है, सिर्फ बाज़ार में घूमना सिखाया है। कुछ ऐसे शब्द जब बच्ची को उसके सास के माध्यम से सुनाई देते हैं तो उस बच्ची को बहुत तकलीफ़ होती है। बार बार माँ के लिए गाली सुनना, बार बार माँ के लिए अनुचित शब्द सुनना। पर बच्ची ने कभी मायके में जाके ऐसा नहीं बताया कि मुझे मेरी सास माँ के लिए गाली देती है। उस बच्ची का रिश्ता देखने के लिए सबसे पहले उसके दादाजी गए थे, तो उसके दादा को भी गाली दी जाती है। घर में अन्य सदस्य नहीं देते हैं, बच्ची की सास ही देती है। तो दादा के लिए भी बोला जाता है। बच्ची को बहुत तकलीफ़ होती है, छुप छुप के रोना शुरू करती है, सोचती है घर में किसी को पता ना चल जाए कि मैं रोई हूँ। फिर उसको ससुराल में गांव में रखा जाता है, उसकी दादी सास के पास। सास ससुर ने सोचा गांव में रहेगी तो कुछ काम सीखेगी, और दादी सास बहुत बढ़िया, ऐसा समझो कि ममता की मूरत थी वो। उन्होंने 1-1.5 साल उस बच्ची को अपने पास रखा, और इतनी ममता से उन्होंने वो हर काम बच्ची को सिखाया। सब कुछ जो एक संपूर्ण एक लड़की को आना चाहिए, वो सब काम उसकी दादी सास ने बहुत प्यार से सिखाया। ऐसा प्यार जैसे मानो उसके पिता का प्यार उस दादी में दिखाई दे रहा हो। सुबह उठते ही बच्ची को माखन के साथ पहले नाश्ता कर लो, पहले खाना खा लो, काम बाद में करना। और उन्होंने कभी उसके ऊपर जिम्मेदारी का प्रेशर नहीं डाला, बहुत प्रेम से उस बच्ची को सब कुछ सिखाया। तो आज भी उस बच्ची के हृदय में, कहने को वो दादी सास थी, एक माँ जैसा प्यार था उसके हृदय में। फिर उसको पूरी तरह से पूर्ण किया गया बच्ची को। सब कुछ उसने सीखा, हंसते हंसते सीखा। कुछ समय बाद जो उस बच्ची के फादर इन लॉ ने वादा किया था बच्ची के पेरेंट्स से कि हम आपके दामाद को हम बिज़नेस करवाएंगे, वो समय आता है। बच्ची के ससुर जी उसके हस्बैंड को बिज़नेस करवाते हैं, बिज़नेस शुरू हो जाता है। उससे पहले छोटे बड़े ताने बच्ची के लिए चलते रहते हैं। उसकी मदर इन लॉ बोलती थी कि हमारे गले में एक ढोल लटका दिया है जिसको कुछ नहीं आता है। और जब बच्ची को ऐसा कहा जाता है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हें कोई जानवर लेकर क्यों नहीं चला गया। उसका अर्थ नहीं पता था बच्ची को। तो आसपास में जो रिश्तेदार आते थे वो समझाते थे कि इसका अर्थ ये है। उस बच्ची को समझ में नहीं आता था। वो बच्ची पूछती थी इसको ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जब तुम पैदा हुई तो कोई तुम्हें जानवर क्यों नहीं ले गया। बाद में बच्ची को समझ आता है, जब वो बच्ची कुछ समझदार हो जाती है, सब समझने लग जाती है कि हाँ ये ताने होते हैं। तो उसके बाद बिज़नेस करवाते हैं उसके ससुर जी। बड़े ब्रदर इन लॉ उसके फिज़िक्स लेक्चरर थे, छोटे ब्रदर इन लॉ उसके साइंटिस्ट थे। जो साइंटिस्ट थे वो ब्रदर इन लॉ को एक मन में एक लालच उत्पन्न होता है कि ये बिज़नेस तो मुझे चाहिए। उनकी सर्विस पहले बॉम्बे में थी, उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। फिर उन्होंने गुड़गांव में सर्विस ज्वाइन की, वहाँ उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और अपने मन में एक बड़ा सा लालच लेकर वो वापस घर आ गए कि मुझे ये बिज़नेस मुझे चाहिए। वहाँ से बच्ची के और बच्ची के हस्बैंड के जीवन में संघर्ष शुरू होता है। बहुत डीप लेवल का संघर्ष शुरू होता है।
आते हैं, नौकरी छोड़ के आ जाते हैं। बड़े ब्रदर इन लॉ जो फिज़िक्स लेक्चरर थे, उन्होंने खूब समझाया कि तेरी सर्विस है, सर्विस छोड़कर तू बिज़नेस में आ रहा है, पर वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि यदि मुझे ये बिज़नेस नहीं देंगे तो मैं अपने बच्चों को मार दूँगा, और यदि ये बिज़नेस मुझे नहीं देंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। हर इज़्ज़तदार परिवार एक ये सोचता है कि हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है। उस जगह पे मैं ना तो बड़े वाले ब्रदर इन लॉ को गलत कहूँगी, ना फादर इन लॉ को, उस बच्ची के फादर इन लॉ को गलत कहूँगी, ना उस बच्ची की सिस्टर इन लॉ को गलत कहूँगी। जो भी सदस्य थे, उस जगह उस इंसान को सपोर्ट था तो उसकी बच्ची की मदर इन लॉ का सपोर्ट था। बहुत पावरफुल सपोर्ट था कि हाँ, मेरा बेटा सर्विस छोड़कर आ गया है तो ये बिज़नेस यहाँ बैठेगा। फादर इन लॉ ने समझाया कि तुम्हें अच्छा पढ़ाया है, तुम्हारी सर्विस लगाई है, तुम दोनों भाइयों को लायक बनाया है, पढ़ाई में जो खर्चा तुम्हारे डाला इसकी पढ़ाई में नहीं डाला, वो मैंने बिज़नेस में डाल दिया। तो परेशानी किस चीज़ की? तुम अपनी सर्विस करो, ये बिज़नेस कर रहा है, ये छोटा है, घर में एक मेंबर हमारे पास भी चाहिए, माता पिता के पास भी चाहिए। पर उनको ब्रदर इन लॉ को तो समझ में नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आने का कारण ये था कि जब वो बिज़नेस करवाया गया तो पहले दिन की जो उस बिज़नेस की सेल थी, उनको लगा कि इस बिज़नेस में तो रोज़ाना के लाखों रुपए आएंगे और मैं मंथली सैलरी का इंतज़ार करूँगा। तो उन्होंने उस लालच को मन में रखते हुए रोज़ का एक घर में परेशान करना शुरू किया। माता पिता खूब उस बच्चे की वजह से परेशान हुए, खूब समझाया, हर रोज़ वो समझाते थे, और वो ब्रदर हर रोज़ अपने छोटे भाई के ऊपर हाथ उठाता था। वो इरिटेशन उसको इतनी थी कि मुझे हर हाल में तेरा ये बिज़नेस चाहिए, या तो मैं तुझे मार दूँगा या मैं खुद मर जाऊँगा। उस बच्ची के फादर इन लॉ के सामने वो अपने बच्चों को नहर में फेंकने की धमकियाँ देता था। एक इज़्ज़त को ध्यान में रखते हुए वो फादर हमेशा मन में उन बातों को दबाते चले गए, सहन करते चले गए। हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि परिवार माता पिता की वजह से टूटता है क्योंकि माता पिता भेदभाव करते हैं। उस बच्ची ने संघर्ष देखा, फिर भी वो बच्ची ये नहीं कहती है कि माता पिता भेदभाव करते हैं। पिता कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे बँट जाए आपस में। तो वैसे ही उसके बच्ची के जो फादर इन लॉ थे, उनका एक सपना था, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे बच्चे एक होकर रहें। पर जैसा पिता सोचे वैसा संभव तो नहीं है, क्योंकि विचार सबके अलग अलग है, मन सबका अलग है, बुद्धि सबकी अलग है। जैसे कि कहावत में कहा जाता है कि एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार से तो पिता को हर दिन एक नया टेंशन झेलना पड़ता था। जो घर का छोटा बेटा था, जो उस बच्ची के हस्बैंड थे, हर रोज़ उनके ऊपर हाथ उठाया जाता था। माता पिता छोड़ाते थे, माता पिता बचाते थे। ऐसा नहीं है कि माता पिता खड़े देखते थे उनको। माता पिता बच्चे का सपोर्ट लेते थे कि छोटा है, क्यों मार रहा है, तुझे पढ़ाया लिखाया, इसको बिज़नेस करवाया। और वो हर हाल में मानने को तैयार नहीं था। फिर फादर इन लॉ ने उस बच्चे को सलाह दी, अपने बच्चे को, अगर तुझे ये साइंटिस्ट की सर्विस नहीं करनी, कुछ और पढ़ाई कर लो, कुछ मैं पढ़ाई में खर्चा डालूँगा, आप कुछ और पढ़ लो। तो बच्ची के फादर इन लॉ ने उनको कहा कि आप आरएस की पढ़ाई करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं आरएस की पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं आईएएस की पढ़ाई करूँगा। सब परिवार वालों ने सहमति दी, कोई बात नहीं, पढ़ लिख के वापस ये नौकरी पसंद नहीं है तो दूसरी नौकरी करेगा, पढ़ाई करेगा। इंटेलिजेंट थे, पीएचडी कर रखी थी, बायोकेमिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट थे, बहुत हुनर था उनके अंदर। उस हुनर के साथ एक अहंकार था
कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, जो हो सब मेरी इच्छा से हो, जितना है सब मुझे मिल जाए। तो इस अहंकार ने पूरे परिवार को बिखेर दिया। इस अहंकार से पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। वहीं माँ का एक सपोर्ट उस बच्चे को एक ऐसा था कि जिसकी वजह से पूरे परिवार में दरार सी आ गई। हर दिन बच्चे के ऊपर हाथ उठाया जाता। थोड़ी देर के लिए माँ समझाती थी, पर वो बच्ची सामने खड़ी है, उसके पति के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है और वो बच्ची वो अब समझ नहीं पा रही है कि ये क्यों हो रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बच्ची भी बड़े परिवार से थी, पर उसने ऐसा सीन कभी नहीं देखा। कभी भाई भाई को इस तरह से झगड़ते नहीं देखा, कभी भाई को भाई के ऊपर हाथ उठाते नहीं देखा, कभी उसने अपनी माँ को या दादी को, अपने बच्चों को या बहुओं को इस तरह से परेशान करते नहीं देखा। उस बच्ची के मायके में उसके बच्ची के फादर के 6 भाई थे। उसकी दादी ने कभी उसकी मदर को, उसकी बच्ची की जो चाची थी, ताई थी, कभी उनको इतना परेशान नहीं किया कि उनको सुसाइड तक पहुंचना पड़े। ठीक है, घर गृहस्थी में छोटी बड़ी बातें होती हैं, पर ऐसा नहीं कि एक बच्चे को सपोर्ट किया जाए और दूसरे को पूरा ख़त्म कर दिया जाए। पिता बेबस थे। बच्ची के ससुर जो थे वो बेबस थे। बहुत सॉफ्ट नेचर होने के कारण वो अपने मन की बात किसी से साझा नहीं कर पाते थे। एक सदस्य से करते थे, माफ़ी चाहूँगी, 2 सदस्य थे। एक अपने सबसे बड़े बेटे से, बहुत समझदार थे वो भी, बहुत समझदार, घर के बड़े बेटे थे, बहुत शांत स्वभाव के थे, बिना फालतू किसी को कुछ भी नहीं कहते थे। पर कहीं ना कहीं उस बिज़नेस में एंटर होने का जो एक संकेत था, उन बड़े ब्रदर ने ही उस भाई के दिमाग में डाला कि हाँ पापा, आपने इतना पैसा लगाया है, ये अकेला हकदार बन जाएगा, आप छोटे भाई को भी साथ बिठा दो। फादर इन लॉ बोलते रहे कि तुम दोनों के पढ़ाई में खर्चा डाला, उतना ही मैंने इसके बिजनेस में डाला, तो ये सब बराबर है। इस पे आप ना ध्यान दो कि ये इसको मैंने बिजनेस करवा दिया। पर बड़े ब्रदर इन लॉ के दिमाग में भी यही आ गया कि हाँ पापा ने पैसा लगाया है और कहीं ये अकेला हकदार ना बन जाए। पैसा चीज़ ऐसी है, प्रॉपर्टी चीज़ ऐसी है, लालच अच्छे अच्छों को उत्पन्न कर देती है। अच्छे अच्छे के मन में लालच का एक बीज चला जाता है, वहाँ से वो कहानी शुरू होती है। फिर उस बच्ची के जो ब्रदर इन लॉ थे, क्षमा चाहूँगी, 2nd नंबर वाले, उनको आईएएस की तैयारी के लिए जितना भी उनका खर्चा होगा वो छोटे बेटे के गले में डाल दिया जाता है, क्योंकि छोटे बेटे को बिजनेस करवा के दिया था। वो उसको बच्ची के जो जेठ जी थे, जो साइंटिस्ट थे, जो आईएएस की पढ़ाई कर रहे थे, वो गांव चले जाते हैं, गांव में रहकर पढ़ाई करूँगा। गांव में जाने के बाद वो अपने परिवार को ले जाते हैं साथ में। हर हफ्ते वो आते हैं, जितना भी उनका खर्चा होता था हर हफ्ते 2000 4000 वो छोटे भाई से वसूली, एक जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे गुंडा वसूली करने के लिए आता है, उसी प्रकार से वो अपने छोटे भाई के ऊपर अधिकार दिखाकर, ये मेरा है, तू मुझे रोक टोक नहीं सकता, मैं चाहूँ जितना यहाँ से पैसा उठा सकता हूँ। तो वो वहाँ से उसने पैसा उठाना शुरू किया। जो बड़े वाले थे, जो फिज़िक्स लेक्चरर थे, उन्होंने भी उसको खूब सहायता की, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से छुपा कर अपने छोटे भाई की मदद की। सबसे छोटे की नहीं, जो बीच में जो भाई था, दूसरे नंबर का, उन्होंने खूब सहायता की उस भाई की। माँ ने भी खूब सहायता की। वो हर हफ्ते आते थे, किसी से 2000, किसी से 4000, किसी से
5,000, ऐसे वो सबसे कलेक्ट करते थे। उनको एक पैसों का लालच बढ़ गया था और हर हफ्ते आना, पैसे लेकर जाना और फिर से भाई के ऊपर हाथ उठाना। हाथ उठाने के लिए इस हद तक वो चले गए थे कि उनको मान सम्मान, मर्यादा, हर चीज़ का उन्होंने उल्लंघन किया। हर चीज़ का उस बच्ची के पास एविडेंस है, रिकॉर्ड्स हैं, हर चीज़ के रिकॉर्डिंग्स हैं, क्योंकि उस बच्ची की मजबूरी हो गई थी कि वो स्टेप उठाए। घर में कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी जो वो ब्रदर इन लॉ थे बच्ची के, उसकी वाइफ बहुत शातिर, कह लीजिए चतुर। हस्बैंड यदि छोटे भाई को मार रहा है तो उनकी वाइफ के अंदर इतना हुनर था कि मदर इन लॉ को पूरी तरह से वो कंट्रोल में रखती थी। कंट्रोल में कैसे रखती थी उसका भी मैं उदाहरण बताऊंगी आपको। हर चीज़ का मेरे पास उस बच्ची ने प्रूफ रखे हैं, हर चीज़ का प्रूफ, क्योंकि ऑडियो ये शेयर करने से पहले उस बच्ची ने एक प्रयास किया समाज में उन लोगों की सच्चाई रखने का, परिवार में उन लोगों की सच्चाई रखने का, पर किसी ने भी उस बच्ची पर भरोसा नहीं किया। किसी ने भरोसा करना तो दूर की बात, पता सबको था कि छोटे भाई के ऊपर दूसरे नंबर वाला भाई हाथ उठाता है, बहुत अत्याचार करता है, पर किसी ने देखते हुए भी आवाज़ नहीं उठाई, अनदेखा कर दिया। छोटे बेटे को ही बोला जाता था तू सहन कर, पर घर की बातें बाहर मत करना। हम इज्जतदार परिवार से हैं, हम खानदान से हैं, बहुत कुछ। दूसरा, बच्ची की जो मदर इन लॉ थी, उनको ये था कि मेरे हस्बैंड के जो पेंशन का जो पैसा आया है वो मैंने सारा बिज़नेस में लगाया। बिज़नेस शुरू होने से पहले ही घर की संपूर्ण जिम्मेदारियां उस बच्चे के कंधे पे डाल दी गई। कोई भी बिज़नेस यदि आप करते हो, कम से कम उसको 2 या 3 साल चाहिए। मैंने भी अभी यदि यूट्यूब बनाया तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक ही रात में फेमस हो जाएगा सब कुछ, पर धैर्य रखना पड़ता है, सपोर्ट चाहिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अपनों का सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट उस बिज़नेस में नहीं था। बिज़नेस का जैसे ही कुछ रोटेशन घूमता था वो सारा घर का खर्चे में ही चला जाता था। फिर भी वो पेरेंट्स को खुश रखने के लिए उस बच्चे ने यस किया, जो पापा मम्मी कहेंगे वो होगा। हर हफ्ते ब्रदर आता था, जो भी गल्ला बोलते हैं जिसको, उसमें से पैसे निकाले और वापस चले जाते थे। मार कुटाई करना, गाली गलौज करना, वापस चले जाते थे। वो बच्ची सामने खड़े खड़े घूंघट मर्यादा में रहने वाली थी। हालांकि कुछ देखा नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ उसको सोचने का मौका नहीं मिला, पर फिर भी वो धीरे धीरे वो सब सीखती जा रही थी, समझती जा रही थी। इतना उसको समझ में आ गया था कि घूंघट में रहना होता है, किसी से बात नहीं करनी होती है, मैं छोटी हूँ, अधिकार नहीं है। एक, या आप ऐसा समझ लीजिए, घर में छोटी बहू जो होगी वो एक घर में नौकर ही बनकर रहती है, क्योंकि उसके पास वो पावर नहीं है कि बड़ी जेठानी को कुछ काम बोल सके, अपनी ननद को कुछ कह सके कि दीदी आप ये करवा दीजिए, अपनी सास को कुछ बोल सके। उसको सबका ऑर्डर सुनना ही पड़ेगा। ये राजस्थान की परंपरा है। दूसरी जगह का तो मैं नहीं उतना जानती हूँ, पर उतना नहीं है बाहर। ये राजस्थान में है। बच्ची की परवरिश शहर में हुई थी, तो उसे गांव के राजस्थान के रीति रिवाज उतने नहीं पता थे, क्योंकि उसके घर में उसकी दादी ने ये सब नहीं किया था कि छोटे को दबाया जा रहा है, छोटे के ऊपर सारा प्रेशर डाला जा रहा है, छोटे को आप अनदेखा कर रहे हैं, उसकी कोई भी बात वैल्यू नहीं रखती है। तो कुछ इस तरह से उस बच्ची के साथ होना लगा। बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ उससे कहीं ज़्यादा अन्याय हुआ उस बच्ची के हस्बैंड के साथ।
सारी जिम्मेदारियां डालने के बावजूद भी परिवार संतुष्ट नहीं था। हर हफ्ते उसने आना और हाथ उठाना। इसी दौरान एक बहुत बड़ा हादसा होता है। वो हादसा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आ रही होगी। यदि मेरे शब्दों में कुछ कमी हो, बताने में कुछ आगे पीछे हो, तो मैं क्षमा चाहूँगी। इस परिवार में परिवार के सदस्य आपस में बटे हुए थे। जैसे दादी सास बहुत सरल स्वभाव की थी, तो जो बच्ची के बड़े वाले ब्रदर इन लॉ थे, उनकी उनसे बनती थी। बच्ची के जो हस्बैंड थे, उनकी दादी से बनती थी। एक ही घर में दो पार्ट थे। बच्ची के जो ससुर थे, वो छोटे बेटे को कहीं ना कहीं समझते थे, पर हर इंसान का एक स्वभाव होता है, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे। वो चिंता करते थे, पर बच्चों से बहस भी नहीं कर पाते थे। ये सीधेपन का जो इंसान होता है, सीधा साधा इंसान होता है, ये उनकी निशानियाँ होती हैं। इसलिए मैं उस बच्ची ने कभी अपने फादर इन लॉ को कभी कसूरवार नहीं समझा। दुनिया कहती है उसको कि गलती माता पिता की थी, पिता की गलती नहीं थी। वो सरल स्वभाव के थे। हाँ, उनके हाथ से गलत डिसीज़न हो गया कि उन्होंने छोटे बेटे को बोला कि तू ये बिज़नेस छोड़ दे, और उस बच्चे को कैसे बिठाया गया, उसके बीच में क्या क्या हादसे हुए, ये मैं स्टोरी आगे की कहानी में, आगे के एपिसोड में बताऊंगी। जय श्री राधे श्याम, जय माता की।